Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 Plus. The topic of the day is about India's rising carbon marketplace. कार्बन ट्रेडिंग वगैरह टर्म से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, ठीक है। अभी तक थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड जानते हैं। अभी तक एक स्कीम हमने चला रखी थी, दैट इज पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, राइट। ये किसने लॉन्च की थी? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एक एजेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसने एक मिशन लॉन्च किया था विच वाज नोन एज नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, और इसी के अंडर में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, PAT, दैट इज परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहां पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दिए गए किसी सेक्टर को कि इतना एमिशन ही आप कर सकते हो, नो। यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है कि आप खुद से अपनी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आप 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हो फॉर मेकिंग सपोज 1 यूनिट ऑफ स्टील। 1 यूनिट स्टील बनाया और हमने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कीजिए, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंटली बनाइए कि आप इसको सपोज 0.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के साथ ही इतना प्रोड्यूस कर लीजिए। और ये कब हो पाएगा? जब आप और बेटर टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे और अपनी एनर्जी सेविंग कर रहे हैं। जैसे आपने स्टील, टेक्सटाइल, ये सब कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं, ठीक। अब आपने यहाँ पे जो सेविंग की इसकी, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में, और फिर इस एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को आप ट्रेड कर सकते हो। और इस ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म भी बना के दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, विच वर नोन एज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने सर्टिफिकेट्स ट्रेड कर सकते हो, और जो कंपनी जिसने ज्यादा एमिशन किया होगा वो आपसे सर्टिफिकेट परचेज कर सकती है, राइट। दिस वॉज द मोटिव बिहाइंड द पैट, दैट इज परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, ठीक है। तो ये बात यहां तक समझ में आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये समझिए कि अब गवर्नमेंट यहां पे क्या करने जा रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम लोग यहां पर अब सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट देंगे। अब यहां पे आपको सिर्फ एनकरेज नहीं किया जाएगा एनर्जी एफिशिएंसी, आपको सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट दे दिया जाएगा। सपोज कि आप 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर सकते हो स्टील सेक्टर में, राइट। अब ऑब्वियसली बात है कि एक इंडस्ट्री होगी जिसने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया होगा, और वो जो लिमिट दी गई है उससे कम एमिशन कर रही है। दूसरी तरफ वो ऐसी कंपनी भी होगी जिसने इन्वेस्ट नहीं किया अपनी अच्छी टेक्नोलॉजीज में, कोई इनोवेटिव मेथड अपनाया नहीं, और उसके एमिशन लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे। तो फिर ये दोनों आपस में ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि एक बच्चा प्रीलिम्स में 1 नंबर से फेल हुआ, दूसरा 1 नंबर ज्यादा लाया कट ऑफ से, चलिए ट्रेड कर लेते हैं एक एक नंबर को, ठीक है। दोनों कट ऑफ को टच कर जाएंगे शायद, बस वैसे ही हाल यहाँ पे कार्बन मार्केट में होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसकी कुछ प्रिंसिपल समझ लेते हैं। फर्स्ट इज, अब इसके बारे में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स याद रखिए। फर्स्ट, इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। सेकेंड, गोल क्या है यहाँ पे हमारा? रिड्यूस करने हैं हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे ऑर्गेनाइजेशंस को टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। और इस ये करता है काम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैप एंड ट्रेड। कैप कर दिया जाएगा सेक्टर वाइज कि स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो आप सिर्फ इतने टन्स कार्बन एमिशन कर सकते हैं। अब जो उससे ऊपर जाएगा वो उस आदमी से खरीद सकता है जिसने एमिशन कंट्रोल करे होंगे, ठीक है। एक कैप लगाई जाएगी, और फिर जिसके भी एमिशन ऊपर नीचे होते हैं वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और ये सब सेट कौन करेगा? एक रेगुलेटरी बॉडी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी पे बात की थी। अब यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये है कंपनी 1 और ये है कंपनी 2। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये है आपकी कैप, कि इससे ऊपर आपके एमिशंस नहीं जाने चाहिए। लेकिन इस कंपनी के रेड में जो आप देख रहे हैं एक्सेस एमिशन हो गए, जबकि इस कंपनी ने अपने एमिशन रिड्यूस किए हैं। अब ये क्या करेंगे? ठीक है, कि मेरा तो काम इतने में ही चल गया, जबकि कैप तो यहाँ पे थी, ठीक है, कैप यहाँ पे थी, मेरा काम इतने में हो गया, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा सेविंग हो गई। तो अब ये सेल कर देगा अपने कार्बन क्रेडिट्स, और ये कंपनी परचेज कर लेगी अपने कार्बन क्रेडिट्स, ताकि ऑफसेट हो जाए और विद इन दी कैप दोनों कंपनीज आ जाएंगी। तो इसने जो रेड में इतना सारा एक्स्ट्रा किया था वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया, ठीक है। एंड ये इसको रिटर्न में कुछ मनी पे कर देगा, राइट। ये दो कंपनी के बीच हो गई, इसे हम कहते हैं कंप्लायंस मार्केट। यानी ये तो मैंडेटरी है कि आपको करना ही है, ठीक है, आपको परचेज करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपने
एक्सटेंड कर दिया था लिमिट से ऊपर। दूसरा होता है वॉलेंट्री मार्केट, यानी कि लिमिट अगर मैंने क्रॉस नहीं भी किए, उसके बाद भी बस मैं चाहता हूं कि चलिए मैं परचेज कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज कोई कंपनी है जैसे अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, उसने यहाँ पे विंड फार्म से कुछ एनर्जी जनरेट की। अब एनर्जी जनरेट की यानी कि उसने आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के दी बट बिना पॉल्यूशन किए, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ही कम किए ना इनडायरेक्टली। अगर यही इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती तो एमिशन होते, तो इसने यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स अर्न किए। तो ये जो कंपनी जिसने कोल के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की, वो अपने मैकेनिज्म को ऑफसेट करने के लिए क्या करेगी, ये सेल कर लेगा, ये परचेज कर लेगा। इस तरीके का एक कार्बन मार्केट हमें डेवलप करना है। तो वो कंप्लायंस मार्केट भी हो सकता है, वो वॉलेंट्री मार्केट भी हो सकता है। राइट, कंप्लायंस मार्केट मैंडेटरी है, वो आपको करना ही है। वॉलेंट्री मार्केट ये वॉलेंट्री है, आप चाहें तो रेगुलेटरी बॉडी ने जितने टन आपसे कहा है आप उससे भी ज्यादा अगर चाहें कि हाँ मैं फिर भी परचेज करने को तैयार हूं, ठीक है, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मैं और भी परचेज कर सकता हूं। देन अब क्योटो के अंडर भी हम लोग ये चीज लेकर आए थे कि कार्बन सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग होगी, और ऑब्वियसली इंडिया करता भी है। तो इंडिया के पास अपना खुद का भी एक ऑलरेडी मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पर, हम लोगों ने किया भी है क्रेडिट वर्थ 200 बिलियन टू 300 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर, अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ ग्लोबल सप्लाई इन 22। ठीक है, हम लोग सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर है कार्बन क्रेडिट्स के। अब कार्बन क्रेडिट कैसे होता है, जैसे सपोज कोई कंपनी है जो कार्बन एमिशन कर ही रही है क्योंकि उसको स्टील बनाना है, उसको टेक्सटाइल बनाने, तो वो तो एमिशन होंगे ही होंगे। बट उसने क्या किया, उसने कुछ फंडिंग दे दी यहाँ पे किसी को कि चलिए आप ना मेरे बिहाफ में फॉरेस्ट लगा लीजिए, ट्री ग्रो कर लीजिए। ट्री ग्रो कर लिया यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे एमिशन हो रहे थे उसको ऑफसेट करने के लिए आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में, और आपने कार्बन क्रेडिट गेन कर लिए। राइट, सो कार्बन क्रेडिट्स समझ लिया हमने क्या था। इसको अचीव करने के तरीके क्या है, या तो हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लगा लें, जैसे हम लोग सल्फर कैप्चर इक्विपमेंट्स लगा लें चिमनीज में, फैक्ट्रीज में, ताकि वो सल्फर को और ज्यादा जाने ना दे, ठीक है, जबकि यहाँ पे पूरा फोकस कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म्स में, बट हम कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें। दूसरा, आप अगर वेस्ट रिड्यूस करने के लिए कोई कंपनी काम कर रही है तो वो भी अच्छा है। ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कि हम कोल की जगह रिन्यूएबल कर, तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जनरेट करके देते हैं हमें कार्बन क्रेडिट्स। ठीक है, या फिर हम लोग कहीं पे डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करने की कोशिश करें या कहीं पे रिफॉरेस्टेशन कर रहे हो। एक क्वेश्चन आया था 22 में, मियावाकी मेथड। मियावाकी क्या था, वो अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट ग्रो करने का ही मेथड था। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, इन्हीं अर्बन एरियाज में पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, कोल के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं। अगर वो कंपनी यहाँ पे फंडिंग देती हैं या फिर इनसे बने हुए सर्टिफिकेट खरीद लेती हैं कि आपने अर्बन फॉरेस्ट लगाया है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस किया होगा, तो हमें सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए और हम आपको पैसे देते हैं उसके लिए। राइट, दूसरा तरीका है कि अगर ये सब नहीं करना है तो फिर कार्बन टैक्सेस लगा लीजिए सीधे। जैसे सभी स्टील कंपनीज पे एक टैक्स लगा दीजिए कि आप जितना भी हर 1 टन स्टील जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम लोग से आप पे $100 का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये जो कंपनीज होंगी वो अपने आप को ये इस चीज को कार्बन टैक्स को एक इंसेंटिव की तरह लेंगी कि यार ये टैक्स भरना ना पड़े, इसलिए बेटर है कि अपन ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, अपन ही कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी लगा लो ताकि एमिशन कम से कम हो, अपन ही कुछ इनोवेटिव मेथड यूज कर लो ताकि हमारे एमिशन कम हो जाए। एमिशन कम होंगे तो आपका टैक्स और कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन टैक्स इज नॉट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव जो आपको एनकरेज करेगा या कंपेल करेगा कि आप खुद ही इंप्रूव कर लीजिए ना, कि आपके कम से कम एमिशन हो। राइट, ये डायरेक्टली लगाया जाएगा आपके एमिशन पे, ग्रीन हाउस गैस के। ठीक है, ये वर्क कर रहा है ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पे। ठीक है, आप पॉल्यूट कर रहे हो तो आप फिर इसके लिए टैक्स भी पे कीजिए। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो जाएगा। फिर यहां से जो फंड आ रहा है उसी को कहां इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, एडेप्टेशन में मेजर्स में, ठीक है, या फिर मिटिगेशन मेजर्स में। एडेप्टेशन मिटिगेशन में डिफरेंस मैं आपको कई बार समझा चुका हूं न्यूज़पेपर में, आप खुद भी बोर हो गए होगे अब तक सुन सुन के। ठीक है, दूसरा, ग्लोबल लेवल पर क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ग्लोबल लेवल पर करीब 73 तरह के प्राइसिंग मैकेनिज्म चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। कोई कार्बन टैक्स लगा रही है, कोई एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सच एज पैट जो हमने भी अपने यहाँ लागू की है, इस तरह की स्कीम यूज कर रहे हैं। बट सभी कंट्रीज अपनी तरफ कुछ ना कुछ कोशिश कर रही हैं। इनफैक्ट इन 2023 में कार्बन प्राइसिंग से आने वाले रेवेन्यू दे हैव रीच्ड ए रिकॉर्ड लेवल $104 बिलियन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी याद रख लीजिए, इस तरह की क्वेश्चन यूपीएससी में कभी कभी आ जाते हैं कि कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने निकाली थी, तो ये निकाली थी वर्ल्ड बैंक ने।
क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं हम लोग कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो। पहले कलर चेंज कर लें। ओके, सॉरी, ये कलर यहाँ काम नहीं करेगा, हम लोग दूसरा कलर लेते हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहले तो अगर हम इस तरह के कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये इंसेंटिवाइज करेगा ग्रीन इनोवेशन के लिए। सेकंड, ये ग्रीन इनोवेशन के लिए कंपनीज को इंसेंटिवाइज करेगा कि आप अपने कार्बन फुटप्रिंट खुद से रिड्यूस कर लीजिए, अदरवाइज आप पे फिर कार्बन टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है, और वैसे ही हमारा रिन्यूएबल एनर्जी काफी ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने गोल रखा है अपना कि हम अपने पंच अमृत, याद कीजिए, हम अपना 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। ठीक है, हमारी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। तो ऐसे में और ज्यादा बूस्ट मिलेगा इन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि कंपनी अपने कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए क्या करेगी, कहीं ना कहीं किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, या जो ग्रीन प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही है कंपनीज उनसे परचेज करेगी। राइट, तो ये हमारे लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करेगा। फिर हम उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सोलार में, विंड में, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर में, वो भी क्लीन टेक्नोलॉजी ही मानी जाती है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं हम एक ग्लोबल लीडर बना सकते हैं इन फील्ड ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। राइट, सेकेंड इज कि ये एक रेवेन्यू जनरेट करके देगा गवर्नमेंट को, और उस रेवेन्यू को फिर आप यूज कर सकते हो, अडेप्टेशन में यूज कर लीजिए। यानी कलर्स पे काम नहीं कर रहा, जस्ट सेकेंड यार, कौन सा कलर ले लें, इसको ले लेते हैं। ठीक है? तो ये अडेप्टेशन एज वेल एज मिटिगेशन एफर्ट पे काम करेगा। ठीक है, रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट हो जाएंगे। अब जस्ट सेकेंड यार, कलर ही फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, अब इसी को फाइनल रखते हैं। ठीक है, तो यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, और अगर इसमें आप एक आईएमएफ की रिपोर्ट को कोट करेंगे अंडर सेकंड हेडिंग, ठीक है, तो वहां पर आईएमएफ का कहना था कि अगर कार्बन टैक्सेस इंपोज किए जाए, सपोज एज्यूम कर लिया जाए कि 35 यूएस डॉलर आप इंपोज कर रहे हो ऑन एवरी टन, ठीक है, पर टन ऑफ एमिशन, तो इस 35 यूएस डॉलर से भी वर्ल्ड की जीडीपी 1 to 2% इंक्रीज हो सकती है बाय 2030। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नीचे दिए हैं। दूसरा, पब्लिक हेल्थ, अब जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह में ज्यादा यूज किया जाएगा तो पॉल्यूशन कम होगा। अब दिल्ली में सबसे ज्यादा बीमारियां पॉल्यूशन से हो रही हैं, किसी को लंग से प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहे हैं। तो और उसके बाद फिर इन्हीं बीमारियों के इलाज के लिए सरकार क्या करती है, पब्लिक हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी खर्च करती है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है सरकार का। उसके अलावा आपकी हेल्थ ऑलरेडी खराब हो रही है, तो जब हम लोग इस एमिशन को कट डाउन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, पब्लिक हेल्थ के एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस होंगे, सेविंग भी होगी, और जब आपकी पब्लिक, आपकी वर्कफोर्स हेल्दी होती है तो वो उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिव भी होती है। ठीक है, तो फिर वो और ज्यादा बेटर होगी। जैसे दिल्ली में बीच में कभी पॉल्यूशन का टाइम आता है जब स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई इंपैक्ट होती है, इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाती है, ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। कंजम्पशन कॉन्शियसनेस, अब ये चीज जब कार्बन टैक्स लग रहा है, सपोज कि एक कार्बन टैक्स लगाया गया, ठीक है, कोल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर का ही जो बिल आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर वो और ज्यादा कॉन्शियस होगा कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है क्योंकि एक तरह का और अलग कार्बन टैक्स इंपोज हुआ है, तो कंज्यूमर भी और ज्यादा कॉन्शियस होगा कि मुझे ये चीजें एफिशिएंटली यूज करनी है। राइट, तो ये चारों एडवांटेजेस मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिए, आप इसको रीड कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसका, वो है चैलेंजेस। ठीक है, क्योंकि इसको लगाने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, पॉइंट नंबर 1, कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें एमिशन होंगे ही होंगे, जैसे स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल्स। इन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा ये इशू बनता है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इनके जो प्रोडक्शन मेथड है उनको हम पूरी तरीके से क्लीन नहीं बना सकते। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपको एक इंसेंटिव दे देंगे कि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उस पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। बट अभी के लिए तो होगा ना, इनिशियल फेज जो स्टार्टिंग के 1-2 साल होंगे, जब इन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा अपने एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी इंक्रीज, और फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में हो जाएगा अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट्स पर। लेकिन अगर हम इंप्रूव नहीं करेंगे तो फिर वो यूरोपियन यूनियन जो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है वो इस तरह की चीजें यूज करेगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। राइट, तो वो तो सीधी बात है, या तो आप यहाँ पे खुद को
इंडिया में ही इंप्रूव कर लो, या फिर वहां जाकर एक्स्ट्रा $10 का टैक्स भरना। ठीक है, बट शॉर्ट रन में इंडस्ट्रीज पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, इट विल बर्डन द लो इनकम ग्रुप। जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया कि अगर कार्बन टैक्स लगाया जाता है कोल वगैरह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होगा वो बढ़ के आएगा। राइट, जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था, जब सेस लगाने की परमिशन दे दी गई माइनिंग पे, तो उन्होंने यही कहा कंपनी से कि इससे बिजली का बिल महंगा आएगा जनता का। ठीक है, तो पब्लिक पे ही एक्सपेंडिचर जाएगा, माइनिंग कंपनीज पे नहीं जा रहा है कोई वो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? लो इनकम ग्रुप पे। राइट, इनके लिए चीजें और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिग्रेसिव नेचर होगा इसका। राइट, रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आई थिंक आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी कॉस्ट हो वो इंक्रीज हो जाएगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो इनकम इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, दिस इज दी सेकंड थिंग। थर्ड इज कि इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, बट सबसे इससे भी ज्यादा पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है? मीथेन। इसका वार्मिंग पोटेंशियल और भी ज्यादा है। और मीथेन का, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हो, बट मीथेन का सबसे ज्यादा एमिशन कहाँ से हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, लाइव स्टॉक सेक्टर से। उन्हें तो आप कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो। तो जितनी भी नॉन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं उनको आप टारगेट नहीं कर रहे हो, तो ये इसको वैसे भी बहुत लिमिटेड है। इससे कोई क्लाइमेट को हम ज्यादा काउंटर कर नहीं पाएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर कॉनेंड्रम। अब हमारी 90% जो वर्क फोर्स है वो कहाँ लगी हुई है? इनफॉर्मल सेक्टर पे। ठीक, तो इनके लिए इस तरह का और एक टैक्स इम्पोज करना वो फिर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट, पहली बात तो इतने इनफॉर्मल सेक्टर हैं कि आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते कि आपके कार्बन एमिशन कैसे हो रहे हैं, ना आप ट्रैक कर पाओगे ना आप उसको टैक्स कर पाओगे, स्पेशली फॉर दी स्मॉल एंड अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, नॉट पॉसिबल। तो इनिशियली तो अब आप इसी से वे फॉरवर्ड भी सोच सकते हो कि इनिशियली तो हमें कम से कम अपने स्मॉल एंड मार्जिनल इंडस्ट्रीज को एग्जाम्प्ट रखना होगा इस चीज से। लेकिन अगर हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं तो फिर जो पूरा पर्पस है मार्केट, कार्बन मार्केट बनाने का, वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। राइट, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब अगर आप देखेंगे तो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन पे ज्यादा होता है। आप कह रहे हो हम कार्बन टैक्स लगाएंगे, जैसे कि हमने सेस लगाया था अराउंड 200 या 400 रुपीज का, आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली। पहले स्टार्ट 200 से किया था, आई थिंक उसको बढ़ा के फिर 400 कर दिया गया था धीरे धीरे। तो 400 पर टन कोल पे आपने सेस लगाया, ठीक है, तो वो उसकी मार्क किस पे ज्यादा पड़ी? छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों पे, क्योंकि वही मेजर प्रोड्यूसर है इस चीज के। राइट, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज को और ज्यादा बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज मैंने आपको सीबीएम एक्सप्लेन किया था न्यूज़पेपर में, तब बताया था कार्बन लीकेज क्या होता है। अगर सपोज कि ईयू ने अपने यहाँ पे नॉर्म्स टाइट कर दिए हैं, एमिशन नॉर्म्स, तो वो क्या करेंगे कि ठीक है, हम अपनी जो फैक्ट्री है वो ईयू से निकाल के हम इंडिया में लिए जाएंगे। वहां पे एनवायरमेंट नॉर्म्स उतने टाइट नहीं है, तो हम यहाँ लगा लेंगे फैक्ट्री। इसी को कहते हैं कार्बन लीकेज। यानी आपने यहाँ पे कहा कि हम कार्बन एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमने कहीं और चले गए, यहाँ पे कार्बन एमिशन कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कार्बन लीकेज। रुका नहीं कार्बन एमिशन, सिर्फ जगह शिफ्ट कर ली। अब अगर इंडिया इसको टाइट कर देगा तो ये कहीं और किसी अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएंगे कि हम यहाँ पे करेंगे कार्बन एमिशन। इसी को कहते हैं कार्बन लीकेज। ठीक है, दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी काफी इंप्लीकेशंस आते हैं यहाँ पे, कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो मार्केट को काफी स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और फिर अब ये लोग इस तरह की प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स ले आते हैं, सीबीएम जैसे, कार्बन टैक्स, और इससे क्या होता है कि इंडिया के अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे असर पड़ता है। इनफैक्ट ऑलरेडी इंडिया का जो स्टील सेक्टर है उसने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट भी किया था कि हमारे करीब करीब $8 बिलियन के एक्सपोर्ट्स होते हैं ईयू में स्टील के। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया तो वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको करीब 7 पॉइंट्स दे दिए कि क्या चैलेंजेस हैं, आप उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट्स हैं नीचे। आगे हम चलते हैं, फर्दर मेजर्स हम लोगों को क्या लेने की जरूरत है। देखिए, चैलेंज हमेशा अपने जो फर्दर मेजर्स लिखे हैं आप, या जिसको वे फॉरवर्ड बोलते हैं, वो हमेशा आपके चैलेंजेस से ही जुड़ा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम हॉल में उसको बेटर तरीके से याद रख पाओगे। सबसे पहला हमें करना चाहिए फेस इंप्लीमेंटेशन। पहले हम शुरू कर सकते हैं लो रेट से,
जैसे हमने कोल पे शुरू किया था 200 रुपए पर टन से, फिर बढ़ाते बढ़ाते 400 किया। ठीक है, लो रेट से हम शुरू कर सकते हैं, फिर हम उसको स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं ओवर टाइम। राइट, तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को एक टाइम मिल जाएगा, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा टू अडेप्ट एज वेल एज टू इन्वेस्ट इन क्लीनर टेक्नोलॉजीज, ताकि वो खुद ही अपने एमिशन नॉर्म्स को कम कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा इनको, अगर हम थोड़ा फेजेस में इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को। राइट, दूसरा, अभी हम जब शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही टारगेट करें जिनमें हाई एमिशन देखने को मिलते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट में। ठीक, बाद में धीरे धीरे हम लोग अदर सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। दूसरा, हम एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या फिर ऑल्टरनेट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स, ताकि उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल जाए कि हम कहां पर इन्वेस्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि पहला मेजर हमें जो लेना चाहिए, फेस इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा, या तो हम भी यूरोपियन यूनियन की ही तरह कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म यूज करना शुरू कर दें, ताकि जो हम कह रहे हैं कि अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे हमारे वहां पर, वो चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम ही स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है, और हम यहाँ पर कंपलसरी कर लें आपको कि सरकार आपको इंसेंटिवाइज कर देगी, सरकार आपको कुछ फंड्स दे देगी, कुछ ग्रांट्स दे देगी, आप क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज कीजिए, अपने एमिशंस को रिड्यूस कीजिए। ठीक है, आपके एमिशन रिड्यूस होंगे और सरकार आपको एक तरीके से रीइंबर्स कर रही है जो खर्चा आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे यूज कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सेम रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, और आप फिर आपको वहां पे अलग से कार्बन बॉर्डर टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा ईयू पे, तो आपके एक्सपोर्ट्स पर भी नेगेटिव असर नहीं आएगा। तो हम भी इस तरह का मैकेनिज्म खुद ही अपने घर में डेवलप कर लें। दूसरा, ग्रीन लेन्स बनाए जा सकते हैं फॉर कार्बन कॉन्शियस इंडस्ट्रीज। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, जो ये मानती हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी क्लीनर टेक्नोलॉजीज में, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। सपोज हमने एक इंसेंटिव दे दिया कि सरकार ब्रिज बना रही है, उसमें हम स्कील उस कंपनी से फॉलो करेंगे, उससे परचेज करेंगे जिसने ग्रीन टेक्नोलॉजीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा या जिसके कार्बन एमिशन बहुत कम है। तो ऐसी कंपनीज को हम टेंडर इशू में प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे ग्रीन लेन। तो ये क्या करेगा, हमारे जो बिजनेस है उनको और ज्यादा एनवायरमेंटली कॉन्शियस करेगा और वो और ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में इंटरेस्ट शो करेंगे। राइट, रादर देन ब्लैंकेट रेगुलेशन, हम इस तरह के इंसेंटिव दें कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी गवर्नमेंट के टेंडर्स में, जब ब्रिज बनाने होंगे, बिल्डिंग्स बनानी होंगी एंड रेलवेज वगैरह के प्रोजेक्ट्स में। दूसरा, कार्बन क्रेडिट कॉपरेटिव बनाए जा सकते हैं फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल इंडस्ट्रीज। अब ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये कार्बन मार्केट्स में काम कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। ये बड़े बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेशन के लिए ठीक है, बट द थिंग इज कि जैसे हम लोग कॉपरेटिव्स बना के चलते हैं अभी, उसी तरीके से अगर हम इनका भी एक कॉपरेटिव बना दें स्मॉलर बिजनेसेस का, ताकि वो पूल कर सकें अपने एमिशंस को यहाँ पर। ठीक है, अपने एमिशन जो रिडक्शन एफर्ट्स हैं उनको पूल कर सकें, ठीक है, ताकि वो ये बता सकें कि हमने कलेक्टिवली कितने कार्बन क्रेडिट जनरेट करें। ठीक है, जैसे एक पूरा का पूरा विलेज है तो उसने कितना, क्या क्या ट्रीज वगैरह हमने ज्यादा लगाए हैं, और अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी है ईंट वगैरह बनाने की, छोटी फैक्ट्री, तो वो कितना एमिशन कर रही है। तो एक कोऑपरेटिव बना सकें ताकि ये उसको ऑफसेट कर सकें और फिर ये भी और ज्यादा इनोवेटिव हो सकें और अपनी रिफॉरेस्ट्रेशन, ग्रीनरी, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, कार्बन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स फॉर होम ग्रोन सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है फंडिंग का और टेक्नोलॉजी का, और वेस्टर्न कंट्रीज ये दोनों ही देने में काफी आनाकानी करती हैं। तो हम लोग अपने यहाँ पर खुद इस तरह की चीजें डेवलप कर सकते हैं, खुद की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। उसके लिए जरूरत होगी हमें फंडिंग प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट की तरफ से, मेंटोरशिप प्रोवाइड करने की, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजीज को टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की। ठीक है, तब तो हम प्रमोट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं अपने यहाँ के स्टार्टअप्स को कि आप इन्वेस्ट कीजिए इस तरह की कार्बन कैप्चरिंग सॉल्यूशंस में, एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। स्टार्टअप्स को ये सब चीजें प्रोवाइड करके हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं, ताकि हम एक तो डिपेंडेंसी भी कम कर पाएंगे दूसरी कंट्रीज पे टेक्नोलॉजी के लिए, और दूसरा अपने यहाँ पर ही अच्छे स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल नॉर्म्स प्रमोट कर पाएंगे। ग्रीन फाइनेंस रेवोल्यूशन।
अब इसके लिए मैंने कल भी आपके साथ एक सेशन किया था, उसमें मैंने बात की थी ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, ब्लू बॉन्ड्स। ये क्या करेगा, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे हमारे लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज में और हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है इन सब में, ठीक है। सस्टेनेबल होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक आपके एनवायरमेंट लिंक्ड लोन्स होंगे यहाँ पे, या सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन्स, ठीक है। हम क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोडक्ट ला सकते हैं, राइट। और सिमिलरली एक और आइडिया आप दे सकते हो कि हम लोग ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक ही क्यों नहीं बना देते अलग से। जब इतना ही ज्यादा हर जगह एनवायरमेंट की बात हो रही है तो एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक बना देते हैं अलग से, सेपरेट, राइट, बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के साथ। जैसे एट द सेम टाइम हम लोग क्या चला रहे हैं, मेक इन इंडिया मिशन चला रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह भी दे रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एनवायरमेंट भी अपना सेव करना है, राइट। तो हम लोग एक कॉमन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं अपनी कंपनीज के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी बनाया ही था पैट के अंडर में भी। उसके अलावा ये जो स्कीम्स चल रही है पैट, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स, ठीक है, ये सब ऑलरेडी चल रही हैं, तो इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी मिशन के अंडर में, राइट। तो ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इसके। और आई थिंक काफी है इसके बारे में, इतनी बातें हमने कर ली। इट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप अपना 150-250 वर्ड का आंसर इजिली लिख सकते हो। आपको सिर्फ कुछ एक चीजों पे फोकस करना होता है, ठीक है। कुछ तो प्रेजेंट स्टेटस, क्या इंडिया का इसमें स्टेटस क्या है अभी ऑलरेडी, और क्या मैचेस हम लोग के ऑलरेडी चल रहे थे जैसे पैट एटसेट्रा। इसके अलावा आपसे सिर्फ इसके चैलेंजेस एंड मेजर्स जो गवर्नमेंट को लेने की जरूरत है, बस यही पूछा जाता है। मैं हमेशा आपको एक्स्ट्रा ही देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे भी 7 to 8 मेजर्स दिए हैं दोनों हेडिंग में, आप कोई भी 4-5 याद रख लीजिए। अल्टीमेटली आंसर बनाना है सिर्फ 150-250 वर्ड का। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।